हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। यूनिट क्लासेस में अपन पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया कॉन्टिनेंट अपना चल रहा है। आज एशिया कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करेंगे और कल एक नया कॉन्टिनेंट उठाएंगे जो अपना आखिरी और अंतिम कॉन्टिनेंट है, जिसका नाम है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। देखेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट क्यों इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये कंप्लीट करेंगे कल। और इसके साथ ही अपन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जैसे ही कंप्लीट होगा उसके साथ ही पढ़ेंगे अपन ओशियन करंट, यानी कि जो जलधाराएं होती हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं जो महासागर हैं उनसे जो जलधाराएं निकलती हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, आज जो पढ़ रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट में वो है एशिया की प्रमुख नदियाँ, जो नदियाँ मुख्य रूप से एशिया में पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि मैंने धीरे धीरे पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी है। हर एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं अपन एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों की बात चल रही है तो इसमें आपको दिख रहा है दजला और फरात नदियाँ। दजला और फरात जो नदियाँ हैं ये मैंने आपको बताया था जब अपन ने पर्वत पढ़े थे। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इस नदी का ओरिजिन, मतलब जो दो नदियाँ हैं दजला और फरात, संग में ही नाम आता है कि दजला और फरात रिवर्स किस जगह पर देखने को मिलती है, तो उस देश का नाम याद रखना है तुर्की या टर्किस। टर्की में ये देखने को मिलती है। कहाँ से निकलती है? टोरस पर्वत से। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है यांगटीसी क्यांग। यांगटीसी क्यांग रिवर जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्या याद रखना है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इंदिरा यानी कि इरावती नदी। इरावती नदी के बारे में आपको याद रखना है कि ये म्यांमार में बहती है। म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। साथ में याद रखना है कि जो यंगून या रंगून, यंगून शहर बसा है। क्या बसा है? यंगून शहर, यंगून शहर बसा। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो इरावती नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछा जाता है म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो म्यांमार की जीवन रेखा है कौन सी? इरावती नदी। इसके किनारे यंगून शहर भी बसा हुआ है। ठीक है, अब है सालबनी नदी। सालबीन नदी जो है, सालबीन नदी, ये नदी भी म्यांमार में है। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, दोनों पूछा जाता है। इरावती नदी कहाँ पर है, किस देश में है, तो आपको याद रखना है म्यांमार। सालबीन नदी कहाँ पर है? ये भी म्यांमार में है। ठीक है, अगला है आमूर नदी। आमूर नदी क्वेश्चन पूछा जाता है आमूर नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है, तो आमूर नदी के बारे में आपको दोस्तों इतना याद रखना है कि आमूर नदी रूस और चीन के साथ बॉर्डर लाइन बनाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ही है आपका हवांगो नदी, यानी हवांगो नदी या पीली नदी। हवांगो नदी चीन का शो कहलाती है। जैसे इंडिया में चीन का शो कहलाने वाली नदी का नाम है कोसी नदी, क्योंकि ये नदी क्या होती है, अपने जो मुंह है, मतलब उसका जो प्रवाह तंत्र है लगातार बदलती रहती है। जैसे बरसात के टाइम पर उफान पर आ जाती है और चीन में बाढ़ का कारण भी बनी है इस टाइम पर, मतलब बारिश हुई थी उस टाइम पर। तो हवांगो नदी या पीली नदी, पीली नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रेत है, इसकी जो बालू है वो टोटली पीली दिखती है, येलो कलर की दिखती है। इस कारण से इसको पीली नदी की भी संज्ञा दी गई है। यहाँ इसे चीन का शोक कहते हैं और यह नदी चावल की खेती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ चीन की सभ्यता का विकास भी हुआ है। किस नदी के किनारे चीन की सभ्यता का विकास हुआ है, तो पीली नदी आ जाए तो पीली, हवांगो नदी के किनारे चीन सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, इस तरीके से याद रखनी है। इसके बाद अगला दिख रहा है भारत की हवांगो नदी किसे कहते हैं, तो इंडिया की हवांगो नदी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ये पूछा गया है एसएससी में। तो हवांगो नदी, भारत की हवांगो नदी के नाम से जानी जाती है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में बहती है, अमरकंटक के पहाड़ियों से ये निकलती है और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा चावल की खेती यहाँ पर उगाई जाती है। पता है आपको छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं, राइस ऑफ बाउल छत्तीसगढ़ को कहते हैं। इस तरीके से याद रखना है। दजला फरात, दजला फरात नदियों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दजला और फरात इन दो नदियों के अलग नाम भी है, इनको अलग नाम से भी जानते हैं। दजला का नाम यूफ्रस्टस है और टिग्रिस है फरात नदी का। तो आपसे पूछा जाए दजला फरात नदियों के अन्य नाम क्या है, तो दजला का नाम यूफ्रस्टस और फरात का नाम है टिग्रिस।
टिग्रिस नदी के किनारे बसा है बगदाद शहर, पता है ना, बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ यूफ्रेटस जो नदी है, मेसोपोटामिया जो सभ्यता के बारे में आप सुनते हो, वो इसी नदी की देन थी, या इसी नदी के द्वारा इसको बहा ले गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ पूछा जाता है, तो आपको बताना है यूफ्रेटस नदी से मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। जैसे सिंधु सभ्यता के नाम से पड़ा है, इंडस जो सिविलाइजेशन है वो मतलब किस नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, वैसे ही मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ, तो याद रखना है यूफ्रेटस नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से जैसे मिस्र की सभ्यता की जनक किसे माना जाता है, तो नील नदी को माना जाता है, उसी प्रकार से जी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखनी है। अब देखना है एशिया की प्रमुख जनजाति, एशिया में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, ये आपको याद रखना है। तो एशिया में प्रमुख जो ट्राइब्स रहती हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो किर्गिज जनजाति आपको याद रखना है। किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान में रहती है, या फिर किर्गिस्तान नहीं दिया है तो मध्य एशिया दिया रहेगा, तो आपको आंसर मध्य एशिया भी करना है। जब किर्गिस्तान नहीं दिया, जब पर्टिकुलर जगह दी है, देश का नाम दिया है, तो आपको लगाना है किर्गिस्तान, किर्गिज। ठीक है, किर्गिज कहाँ, किर्गिज नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किर्गिज के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान थोड़ा सुनने में ऑड लग रहा होगा, तो लोगों ने सोचा कि इसका नाम क्या कर देते हैं, किर्गिस्तान कर देते हैं। क्या कर देते हैं, किर्गिस्तान। इसके बाद आपने देखा है पख्तून जनजाति कहाँ रहती है, तो ये रहती है अफगानिस्तान में। पख्तून जनजाति कहाँ पर देखने को मिलती है, अफगानिस्तान में। ठीक है, इसके बाद देख रहा है सेरप्पा जनजाति जो है वो कहाँ देखने को मिलती है, ये मिलती है नेपाल में, और ये जनजाति सबसे फास्ट होती है पर्वतों को चढ़ने में, इस कारण से इन्हें पर्वतारोही जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सेरप्पा किसमें माहिर होते हैं, ये होते हैं पर्वतों को चढ़ने में। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आपने देखा होगा अंग्रेजों के टाइम पर एक अलग से रेजिमेंट बनाई गई थी, गोरखा रेजिमेंट में सेरप्पा जो थे उनको भर्ती किया गया था, क्योंकि उस टाइम पर अपने इंडियन लोगों में इतनी क्षमता नहीं होती है पर्वतों को चढ़ने में, बहुत तीव्र बहुत फास्ट चढ़ते हैं ये। तो इसमें आपको याद रखना है सेरप्पा नेपाल में देखने को मिलती है, और ये अगर पूछा जाए किसमें माहिर होते हैं तो पर्वतों को चढ़ने में ये माहिर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। अगला देखना है याकूत पर्वत भी मैंने आपको बताया था कि साइबेरियन रूस क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसी तरीके से आपको याद रखना है कि याकूत जनजाति साइबेरियन रूस में देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरीके से मंगोल आपको पता है, मंगोलिया में रहते थे। मंगोल मतलब इसी जनजाति के नाम पर इसका नाम मंगोलिया पड़ा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कुर्द याद रखना है, कुर्द यानी कि तुर्की ईरान इस जगह पर रहने वाली जनजाति कौन सी है, कुर्द है। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सुना है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने आपको पता है चकमा मुसलमानों को भगाया था, तो ये याद रख सकते हो कि रोहिंग्या मुसलमान यानी कि रोहिंग्या जनजाति कहाँ, म्यांमार में। चकमा कहाँ, बांग्लादेश में। काफ़ी अधिक मात्रा में चकमा शरणार्थी यानी कि इंडिया में भी रहते हैं, तो ये याद रखना है कि चकमा कहाँ की है मूल रूप से जनजाति, तो बांग्लादेश की। रोहिंग्या कहाँ की है, म्यांमार की। आज आपका एशिया कॉन्टिनेंट इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। इसमें कुछ और फैक्ट अगर रहेंगे तो मैं कल आपको बता दूंगी, और इसके साथ ही कंप्लीट करेंगे अपन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। कल फिर मिलते हैं, इसी तरीके से मिलते रहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब भी करवाना है। अगर आप प्रत्येक दिन 2 से 3 सब्सक्राइब भी बढ़वाओगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और आपको इसी तरीके से रेगुलर वीडियो देते रहेंगे। कल फिर मिलते हैं, इसके लिए